तो नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की इस वक्त कौन कौन सी खबरें अहम हैं। गुस्से में लाल पीला हो रहा ये शख्स अपनी सुध बुध इस कदर खो चुका है कि ना तो उसे लोक लाज का डर है और ना कोई शर्म हया। बस गाली देने में लगा है और अपने पिता की दादी जिसकी उम्र 85 साल है उसे पीटने में लगा है। कलयुगी परपोते की करतूत वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वीडियो जोधपुर के चामुंडा गांव का है, जहां 20 बीघा खेत के विवाद में इस शख्स ने अपनी परदादी को न केवल भला बुरा कहा बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। गांव वालों की शिकायत और वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। भरतपुर में बयाना के अस्पताल में इलाज कराने आए इस शख्स का नाम दौलत है। दौलत ना तो किसी से लड़ने गया था और ना बदमाशों ने उस पर हमला किया। दौलत की यह हालत उसकी उस आदत की वजह से हुई है जिसमें वो किसी को लड़ते हुए नहीं देख सकता। कोई लड़ रहा होता है तो वो उसे समझाने चला जाता है। इस बार भी वो 2 भाइयों में हो रहे मारपीट के दौरान मामला शांत कराने पहुँच गया, लेकिन इस बार उसकी मारपीट कर रहे भाइयों ने एक न सुनी और बड़े भाई ने उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद दौलत जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। मैं दुकान पे से आ रहा था जब दोनों भाई लड़ रहे थे, जब मेरे मुंह में पार्टी दी थी। मैंने कहा था क्यों लड़ रहे हैं, जब मेरे ऊपर पार्टी दी मेरे सिर पर। किसने दी? उसके बड़े भाई ने। क्या नाम है उनका? किशोर। दौलत ने अपने साथ हुए वारदात की रिपोर्ट बयाना कोतवाली में दर्ज करा दी और इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। अलवर जिले के बानासुर में जो कुछ हुआ उससे ये तो साफ है कि अलवर में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं और उन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं। यहाँ बानासुर के कल्याणपुरा में 5 से 6 बदमाश मनोज सैनी के घर में लूटपाट के लिए घुसे थे। उन बदमाशों ने मनोज सैनी के घर में न केवल लूटपाट की बल्कि मनोज सैनी और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल हुए मनोज सैनी और उसकी मां दोनों की हालत खराब है और इस वक्त कोटपुतली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। और उधर हर बार की तरह पुलिस इस बार भी जांच की बात कहकर ये भरोसा दिलाने में लगी है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महज 1 दिन का है ये मासूम जिसे इसके अपनों ने दौसा में सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि सुबह सुबह कुछ गांव वालों की नज़र इस पर पड़ गई, नहीं तो ये बच्चा या तो आवारा पशुओं का शिकार हो जाता या फिर सुबह की ठंड में इसकी मौत हो जाती। गांव वालों ने जब इस बच्चे को गोद में उठाया तो इसकी हालत खराब थी, जिसके बाद इसे गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। गांव वालों की खबर के बाद पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्चे के माता पिता की तलाश की जा रही है। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग जरिए कंट्रोल रूम इत्तला मिली कि कालाखो बस स्टैंड पर एक नवजात शिशु रखा हुआ है। सर वहां पर गए, मौके पर मिला शिशु और ग्रामीण भी उपस्थित मिले। जहां से बच्चे को देखा तो बच्चा जीवित था। उसको वहां से ग्रामीणों की मदद से अस्पताल राजकीय चिकित्सालय दौसा लेके आए हैं और डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा स्वस्थ है और आगे से जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। पिछले कई दिनों से चित्तौड़गढ़ के सतखंडा गांव में बवाल मचा हुआ है। खाप पंचायत के एक फैसले की जांच कर रहे पुलिस वालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यहाँ शिवलाल डांगी नाम का एक शख्स पिछले कुछ समय से समाज में मृत्यु भोज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा था। उसके इस काम से पंचायत के लोग नाराज थे और जब ये नाराजगी बढ़ गई तो 30 जुलाई को ही पंचायत ने शिवलाल डांगी के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया था। पंचायत के इस फैसले के खिलाफ शिवलाल डांगी ने पुलिस केस किया था और 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच हो रही है।
इधर फिर ऐसे ही एक मामले में मायरा गांव में पंचायत बैठी थी, जिसकी खबर शिवलाल डांगी ने पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाई जिस पर तुगल की फैसला सुनाने का आरोप है। बच्चे को और बाल विवाह के लिए उन पंचों ने कहा कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, इसको जारी रखना है, और जो इस पर कोई सवाल उठाएगा या कोई शिकायत करेगा उसके 1,10,000 रुपये जुर्माना होगा और हमारी रूढ़िवादी परंपरा चालू रहेगी। इसके अलावा भी मैंने कई बार आग्रह किया, पहले भी मैंने छात्रावास में इस मुद्दे को उठाया और इन पंचों ने नज़रअंदाज कर। जयपुर, जोधपुर और कोटा में हो रहे नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को इसका ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में आरएलपी वैसे लोगों को टिकट देगी जो पार्टी हित में काम कर रहे हैं और निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेनीवाल ने खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल को जयपुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग को जोधपुर और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी को कोटा नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया है, ताकि नगर निगम चुनाव में आरएलपी के उम्मीदवारों का चयन हो सके। 3 चरण में पंचायतों का चुनाव हुआ। जो पंचायत राज के अंदर एक आस्था थी लोगों की, उसको इस सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया और अभी भी मंडल जिला परिषदों के चुनाव में तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा, जोधपुर और जयपुर के नौजवान। जागरूकता के लिए आवाज अभियान। आवाज उठाइए, अत्याचार से बचिए। देख लीजिए, तस्वीरें 2 हैं, लेकिन अभियान 1। अभियान जो महिलाओं की आवाज है, जागरूकता के लिए है, जिसका मकसद है महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना, कानूनी जानकारी देना, अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए लड़ना। अब एक एक कर इस आवाज अभियान का आगाज देखते जाइए। बूंदी में आवाज अभियान का आगाज किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कानून के प्रति जागरूक करना है। बाकायदा एसपी ऑफिस में आवाज अभियान का शुभारंभ किया गया। 12 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार आवाज अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में सभी सामाजिक संस्थानों, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के समन्वित प्रयास से महिलाओं सुरक्षा से संबंधित कानूनों और उनको पब्लिक को इसके लिए जागरूक करने के लिए समय समय पर अपनी बात कार्यक्रम रखाई जाएंगे, कानून की जानकारी दी जाएगी। अब जरा झालावाड़ की भी तस्वीरें देख लीजिए। महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए आवाज अभियान का शुभारंभ हो गया है। 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में महिला अत्याचार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साइकिल चलाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कोरोना काल में साइकिल की बल्ले बल्ले। 5 महीने में बूम पर साइकिल की बिक्री। साइकिल की सवारी अब जानदार सवारी, सेहत की सवारी। जी हां, कोरोना के इस दौर में साइकिल की सवारी एक बंद कई काज की तरह हो गई है। साइकिल की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि लोगों में अपनी सेहत और इम्यूनिटी को लेकर ऐसी सजगता बढ़ी है कि पिछले 5 महीने में देश भर में साइकिल की बिक्री दोगुनी हो गई। आइए अब आपको बताते हैं 5 महीने में देश भर में कितनी साइकिल की बिक्री हुई है। तो ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की माने तो देश भर में 5 महीने में 41 लाख से ज्यादा साइकिल बेची गई। मई महीने में 4,56,000 साइकिल बिकी। जून महीने में 8,56,000 साइकिल की बिक्री हुई। तो सितंबर महीने में 11,21,000 साइकिल बिकी। तो कोरोना काल में जमकर साइकिल चलाइए, क्योंकि साइकिल सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी काम आ रहा है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। से जोड़ने वाली
जोजिला सुरंग को बनाने का काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब सरकारी कोटे की राशन दुकानों के आवंटन की बैठक में दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से पूरा इलाका दहल उठा। बैठक में आए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना ने वहां दहशत पैदा कर दी। भीड़ के बीच अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल के बीच ये समझ पाना मुश्किल था कि गोलियां कौन और कहां से चला रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई, बलिया जिले के एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर वहां मौजूद थे। इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से लोग घबरा गए। एक आदमी के सीने में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद इस घटना को रोका नहीं गया, लेकिन इस दौरान वहां डर और घबराहट का माहौल बना रहा। दावा है कि घटना में टेंट के नीचे बैठे इलाके के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ियों के घेराव की भी कोशिश की। फायरिंग में जिस आदमी की मौत हुई, उसके रिश्तेदारों ने आरोपियों के तार इलाके के बीजेपी विधायक से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। क्या ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से, विधायक। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही घटना के वक्त मौजूद एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में अपराधियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चिपकाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। हत्या के एक मामले में कोर्ट ने फरार चल रहे 3 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस उन आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चिपकाने के लिए ढोल बजाते हुए पहुंची। पुलिस की ये कार्रवाई जब तक चलती रही तब तक ढोल बजते रहे। तीनों आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाने के लिए पुलिस इसी तरह गई। ढोल की आवाज सुनकर हर जगह लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस अपने काम में जुटी रही। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में किराए पर रहने वाली कश्मीर की 2 लड़कियों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसकी हंगामा खड़ा हो गया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता की बेटियां हैं। दिल्ली महिला आयोग भी इन आरोपों के बाद सक्रिय हो गया, क्योंकि कश्मीरी लड़कियों ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें उनकी मकान मालिक ने आतंकी कहा, वो भी दिल्ली पुलिस के सामने। जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कह दिया। लेकिन मामले की तह में जाने पर पता चला कि मकान मालकिन तरुणा सुखीजा के साथ दोनों लड़कियों का झगड़ा महीनों पुराना है। तरुणा सुखीजा दिल्ली में किराए पर मकान दिलाने वाली एजेंसी चलाती हैं, जो दिल्ली पुलिस को कई बार दोनों लड़कियों की शिकायत दे चुकी है। उनके मुताबिक झगड़ा लड़कियों के कश्मीरी होने का नहीं, बल्कि किराया न देने पर हुआ। मेरे हिसाब से आज की डेट में इनके 4.5 लाख रुपए बनते हैं। मुझे पैसों से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपनी गलती समझूंगी कि ऐसे लोगों को हमने किराए पे दिया, तो उस बात की भी कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद आप घर भी नहीं खाली कर रहे हो, ये तो जबरदस्ती है। किराया न देने की वजह से हुए विवाद के अलावा तरुणा के मुताबिक लड़कियों के बर्ताव पर भी कई बार विवाद हुआ। हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग 10-12 लड़कों को, इनके लोकल फ्रेंड्स हैं इन कश्मीरी लड़कियों के, अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं, 4-4, 5-5 बजे तक पार्टी करती हैं। उनके जो दोस्त हैं बंदूक लेके आते हैं, फायर शॉट करते हैं हवा में। इसके अलावा घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों लड़कियां बिजली विभाग के एक कर्मचारी को धमकाती दिखी। आरोपों के मुताबिक दोनों लड़कियों ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जिसकी वजह से विभाग का एक कर्मचारी बिजली का कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा था। लेकिन कनेक्शन काटे जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। वीडियो में एक लड़की बिजली विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारती भी दिखी। लड़कियों ने उसे कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दी। हालांकि लड़कियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिहार के विधानसभा चुनाव में भागलपुर के लोगों ने सिल्क उद्योग को पटरी पर लाने की मांग उठाई। लॉकडाउन के बाद से ही भागलपुर में हैंडलूम और पावरलूम का धंधा ठप पड़ा है। जबकि भागलपुर में बने कपड़े की सप्लाई उससे पहले देश के बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती थी। भागलपुर के घर घर में हैंडलूम और पावरलूम की मशीनों का शोर सुनाई देता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से बना हुआ माल भी कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। पावरलूम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। कारण ये है कि कहीं से कोई ऑर्डर नहीं है। कुछ लोगों ने तो कपड़े के धंधे से ही तौबा कर ली। हम लूम चलाते थे, लूम का कारोबार जब से लॉकडाउन जो लगा ना तब से बंद है। तब से हम लोग मतलब सब्जी बेच रहे हैं। चुनाव का शोर मचते ही भागलपुर के लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार सिल्क सिटी की रौनक वापस लाने पर काम करे। सरकार ने भी जल्द भागलपुर के लिए विशेष योजना शुरू करने का दावा किया। आश्वासन देते हैं कि आप लोग के आवेदन के बाद हम लोग शीघ्र से शीघ्र उस प्रोत्साहन राशि को यहाँ से निर्गत करने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा बेरोजगार भाई अपने पैर पर खड़ा हो। अनुमान के मुताबिक बिहार में 35 लाख बुनकर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भागलपुर में ही है। इस बार के चुनाव में बिहार के चिनारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। चिनारी सीट रोहतास जिले में आती है और वहां बनने वाले रोहतास अधौरा मार्ग का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को टूटी फूटी और कीचड़ से भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इलाके के लोग तो ये रास्ता पैदल ही पार करते दिखे, लेकिन इसी बीच इस खस्ताहाल सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी फंस गई, जिसे पुलिस वालों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। चिनारी विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके में रोहतास अधौरा मार्ग बनने वाला है वो कैमूर पहाड़ी पर बसा है। यही नहीं, वहाँ जंगल भी हैं, जिनके बीच से सड़क बनाने की योजना तैयार की गई, लेकिन काम शुरू नहीं होने की वजह से इलाके के लोग नाराज दिखे। माहौल चुनावी है, लिहाजा उन्होंने वोट मांगने आने वालों के सामने ये मुद्दा उठाने का मन भी बना लिया। मांग यही, पहले रोड चाहिए, उसके बाद बिजली पानी। ये कच्ची सड़क करीब 30,000 लोगों की लाइफलाइन है। यही वजह रही कि लोगों से इस बारे में बात करने के लिए न्यूज 18 की टीम भी इस रोड से गुजरी। दिन का सफर तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात के अंधेरे में इस बदहाल सड़क से गुजरना बेहद खतरनाक था। 30,000 की आबादी ऊपर में रहती है और हर दिन उन्हें इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है उनके लिए कि सड़क बने ताकि उनके आवागमन के लिए कोई मुश्किल न हो। हालांकि रोहतास जिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी सांसद छेदी पासवान ने जल्द काम शुरू होने का भरोसा दिया। अब चुनाव को लेकर के वो मामला रुका हुआ है, तो वो काम होगा, आज नहीं कल हो, काम शुरू होने जा रहा है। रोहतास अधौरा मार्ग बनाने के 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इसी साल मार्च में मंजूरी दी गई थी और इसे वन विभाग की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। गुजरात के गिर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक शेर ने घास खा रही एक गाय पर हमला कर दिया। शेर के हमले के इस वीडियो को वहां पास ही खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें जंगल के बीच में रास्ते की एक ओर से दौड़ता हुआ एक शेर आया और वहां घास खा रही गाय पर झपट पड़ा। गाय को शेर के आने का पता तब चला जब शेर पीछे से हमला करते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया और गाय की गर्दन को जबड़े में दबोचकर उसे गिराने की कोशिश करने लगा। गाय काफी देर तक शेर के जबड़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस घटना में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त वो शेर गाय का शिकार कर रहा था, तब पास ही खड़े लोग अपना वीडियो बना रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जूनागढ़ प्रशासन ने वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए लोगों से अपील की। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में सबसे आखिर में दिखाते हैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। LAC पर तनाव के बीच चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए तिब्बत में अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के कमांडरों के बीच LAC पर शांति बहाल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी करके उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। दावा किया गया कि ये तस्वीरें चीन की सेना के अभ्यास की हैं, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को छोड़ते हुए दिखाया गया। चीनी सेना ने दावा किया है कि यह अभ्यास तिब्बत में 4300 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस अभ्यास में रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए। माना जा रहा है कि इस तरह के वीडियो जारी कर चीन ऊंचाई वाले इलाकों में भी अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में तालिबान और अफगानी सुरक्षा बल के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई, जिसके बाद वहां से हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। पिछले ही महीने अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद तालिबान ने एक बार फिर अफगान सैनिकों पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसे शांति वार्ता के बाद वहां तालिबान का सबसे बड़ा हमला बताया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की।
फिलहाल अफगान सुरक्षा बल हेलमंड प्रांत की राजधानी लश्करगाह को तालिबान से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ रहे तालिबान पर अमेरिकी सेना भी ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से भारी नुकसान की खबरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को हुआ। हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि जान बचाने के लिए हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोग अपनी गाड़ियों में अपनी जरूरत का सामान लाद कर दूसरी जगहों की तरफ बढ़ते दिखे। अमेरिका के टेक्सास में सुबह सुबह एक निर्माणाधीन इमारत में लगी भयानक आग ने लोगों की नींद उड़ा दी। इलाके में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मकान बनने से पहले ही जलकर राख हो गया और पूरी इमारत आग की लपटों में सुलगती नजर आई। उसके अंदर लोहे के सरिये तक दिखाई देने लगे। एक कोना ऐसा नहीं मिला जहां आग ने तांडव न किया हो। उसका रौद्र रूप देखकर ऐसा लगा जैसे वो इमारत का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगी। आग की कई फीट ऊंची लपटें और उससे निकलने वाला घना काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही साफ साफ नजर आया। पास की इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि उन्होंने अपने घरों तक उसकी आंच महसूस की। Standing in front of my window in the house, yes, I feel the heat. The heat from the building is cracking some of the window. इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए आसपास के इलाकों से भी कई दमकल कर्मी बुलाने पड़े, मगर आग से ऐसी झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी कि दमकल कर्मियों के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कोशिश तो काफी की, लेकिन विकराल रूप ले चुकी आग के सामने वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई और देखते ही देखते वो कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारत में भी फैल गई। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में सुलग रहे जंगल लोगों पर दोहरा सितम ढा रहे हैं। कोरोना के कारण पहले से ही अमेरिका में हालात खराब हैं और अब आग के धुएं से जहरीली हुई हवा ने लोगों का दम घोटना शुरू कर दिया, क्योंकि आग का घना धुआं शहरों का रुख करने लगा है और आलम यह है कि उसने आसमान में अपना जाल बिछाया हुआ है। ओरेगन राज्य से सामने आई तस्वीरों में तो हाल बेहद बुरा दिखा। वहां हर चीज प्रदूषित हवा के कोहरे में ढकी नजर आई। नदी में चलती एक मोटरबोट तो धुएं में गुम ही हो गई। जो बहुमंजिला इमारतें दूर से ही नजर आया करती थी, वो भी धुंधली दिखी। ऐसी हवा ने लोगों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। My husband called the ambulance and they gave me oxygen, administered some drugs, took me to the hospital. डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि जहरीली हवा लोगों की मौत का कारण बन सकती है। We unfortunately expect to see increases in stroke, in heart and in lung hospitalizations and deaths. अमेरिका के 3 राज्यों कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन के जंगल पिछले 1 महीने से जल रहे हैं और अब तो आग के धुएं ने लोगों को इस कदर झकझोर दिया है कि वो ताजी हवा की तलाश में घर-बार छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने को तैयार हो गए हैं। थाईलैंड में लोकतंत्र के लिए जारी प्रदर्शन के तेज होने के बाद वहां इमरजेंसी लगा दी गई। वहां पिछले कुछ वक्त से राजशाही और मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके अपनाने के बाद भी जब ये प्रदर्शन नहीं रुके तो सरकार ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी लागू होते ही वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। जवानों ने सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट हाउस के बाहर जमे प्रदर्शनकारियों को भी ताकत के जरिए हटा दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के जरिए पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राजा महावजीरालोंगकोर्न के काफिले को घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया। महावजीरालोंगकोर्न अपने पिता की बरसी के मौके पर जर्मनी से बैंकॉक लौटे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन होने के कुछ घंटे बाद ही वहां इमरजेंसी लगा दी गई। ट्यूनीशिया के स्पीटला में एक आदमी की मौत पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां एक अवैध दुकान ढहाए जाने के दौरान एक आदमी की मौत हो गई, जिस पर विरोध इतना बढ़ गया कि खुद प्रधानमंत्री ने मामले में दखल देते हुए कैसरिन प्रांत के गवर्नर को हटा दिया। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो एक बार फिर स्पीटला की सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। कई प्रदर्शनकारी तो पथराव भी करते दिखे, जिसके जवाब में पुलिस को उन पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायर भी जलाए।